हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। इसके पूर्व के क्लास में आपको एक्सरसाइज 5.3 का प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 आपको बता दिया गया था। 2 में रोमन 2 और 3 को मैंने छोड़ दिया था। मुझे लग रहा है कि आप लोग उस सवाल को सॉल्व कर लिए होंगे, इसलिए कुछ छात्रों ने लिखा है कि प्रश्न संख्या 3 से स्टार्ट किया जाए। प्रश्न संख्या 3 में आप देखेंगे कि रोमन 1 से लेकर के रोमन 10 तक का सवाल है, ठीक है। और इस सवाल को बनाने के बाद इस चैप्टर का लगभग जो शब्द समस्या है, वर्ड प्रॉब्लम जो है, वो आपका लगभग सॉल्व होने की स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये समझना है, मैं बोर्ड पर लिखा हूँ एक्सरसाइज 5.3 का 1 से लेकर के 6 तक का सवाल, ठीक है। इस सवाल में आपको समझना क्या है, इससे पहले भी आपको बताया गया है कि आपका जो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें, ए फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है, डी कॉमन डिफरेंस और एन नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या है। ये तीनों चीज का एक्सप्रेशन नहीं होता है, इसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ दिया हुआ है ना, तो अदर ऑप्शन को हम क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि अदर ऑप्शन जो होता है वह विशेष तथ्य के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो है ये 3 चीज नॉर्मल है, आपका ए, एन और डी सामान्य है। तो इस तरह से हमें पहले इस सवाल में सर्च करना है, देखिए कि पहले ए है कि नहीं, इसके बाद डी, इसके बाद एन, इसके बाद अदर जो चीज़ें दी गई है अतिरिक्त उसको लिखना है, क्योंकि उसी को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। उसको डाउन नीचे लिखना है और उसको उसके अपने फॉर्म से क्या करना है, एक्सप्रेस कर देना है। तो आपका जो प्रश्न पूछा गया है उसका, अगर प्रश्न पूछा गया है 2 पार्ट में, 2 चीज़ें अगर पूछी गई है, उसका लगभग प्रश्न का एक चीज सॉल्यूशन में आ जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं, बिल्कुल आसान सा सवाल होगा, ठीक है। तो जो दिया है उसी को सिर्फ आपको क्या करना है, लिखना है, और उसी से आपका जो पूछा है वह सॉल्व हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या मैं 1 में देख रहा हूँ, फर्स्ट टर्म ए है, तो हम तो बोल ही रहे थे हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ए का मान, ठीक है। तो हमारे पास है, हम सॉल्यूशन 1 का दे रहे हैं। यहाँ a इक्वल टू 5, d इक्वल टू दिया हुआ है आपका 3, ठीक है। a और d दिया है, तो उसके बाद आपका an दिया है, तो an बराबर आपका है 50, ठीक है। तो a और d नहीं एक्सप्रेस होगा, सामान्य है, और n विशेष है, तो इसका डाउन में फॉर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50। आपने देखा होगा an से हम a का मान, n का मान, d का मान, 3 में से अगर कोई 2 मान को प्रतिस्थापित करते हैं, रखते हैं, तो तीसरा मान प्राप्त हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण n जो है वह प्रभावी है n का मान निकालने में, पहले बताया गया है। तो इसमें जो है AD का मान हम रख देते हैं, तो n निकल जाएगा। A का मान कितना रखेंगे, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 3 इक्वल टू 50। आप लेफ्ट से राइट AD दोनों को भेज सकते हैं। तो इसके पहले मैंने दोनों को अलग अलग भेजने का नियम बताया था। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हम AD को भेजते हैं, आसानी से हल होगा। लेफ्ट में n माइनस 1 बच जाएगा, होल लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मल्टीप्लाई 3 था कॉमन डिफरेंस, तब तक हम लोग होल लिख रहे थे ना। तो यहाँ पर a और d का मान राइट जा रहा है, पहले a जाएगा, ठीक है। तो 50 माइनस 5 प्लस 5 है, तो रह जाएगा माइनस 5, और कॉमन डिफरेंस d का मान गुना में रहता है, बटे में जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 3। तो देखिए आपका 50 में 5 घटेगा तो क्या बचेगा, 45 बटे 3 हो जाएगा। n माइनस 1 ये बराबर हो जाएगा आपको 45 बटे 3, और ये आसानी से कटेगा, 15 होगा, या n बराबर 15 प्लस 1 माइनस 1 जाएगा, तो इसलिए n बराबर आपका मान 16 निकल गया। तो क्या देखा आपने
जो दिया है उसको एक्सप्रेस किया गया, और ए एंड डी को छोड़कर अदर कौन सा है, ए एन है। इसको एक्सप्रेस करने से ऑटोमेटिक ए डी का मान रखने से एन प्राप्त होता है। और अब आप प्रश्न को देखिए कि प्रश्न में क्या पूछा है। देखिए प्रश्न पूछा है एन का मान, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आपको ये नहीं देखना है कि क्या पूछा है, प्रारंभिक स्थिति में है ना, ये चीज ध्यान नहीं देना है कि क्या चीज पूछा है, ये कैसे बनेगा, कुछ भी विचार नहीं करना है। आप सीधे जो नियम बना है उसको फॉलो कीजिए, उसको चलाइए, किसको, जो विशेष तथ्य दिया है। इसके बाद एसएन है, तो एसएन जो है वह दो तरह से निकाला जा सकता है। आपको पता है कि एसएन जो है वह ए एंड डी एक फॉर्म बना है, एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा एसएन का फॉर्म बना है n/2 इंटू a प्लस है। मतलब ये है स्थिति एसएन का कि ए एंड डी के दिए रहने से थोड़ा सा बड़ा होता है, और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ये दिया रहेगा तो ये आसानी से एन एल के फॉर्म से आएगा। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि अगर आप फास्ट बनाना चाहते हैं, तेजी से बनाना चाहते हैं, तो अगर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है तो एसएन बहुत जल्दी बनेगा। तो आप देखिए क्या इस प्रश्न में हमारे पास एसएन के लिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है कि नहीं। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म ए है, लास्ट टर्म ए एन है, ठीक है, तो ये आसानी से बनेगा। एसएन बराबर हम ए एन डी का प्रयोग नहीं करके ए एन एल का प्रयोग करते हैं। तो एसएन बराबर अगेन हम लिखते हैं, अगेन एसएन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। एल कहाँ से आएगा, ये एन ही एल है। आपको पता होगा कि ये व्यापक पद कभी कभी अंतिम पद बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एसएन बराबर है n/2 इंटू ए प्लस एल। तो यहाँ पर एन का मान आ चुका है कितना, 16, ठीक है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ हम S16 लिख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि यहाँ एसएन क्यों लिखा। आपको पता होना चाहिए कि जिस समय ये प्रश्न लिखा जा रहा था उस समय एन का मान मालूम नहीं था। अब देखिए ए डी और ए एन का मान है, एन नहीं है। मतलब अगर एन का मान होता कि एन का मान 16 है तो यहाँ प्रश्न में पूछा जाता है S16 ज्ञात कीजिए, ठीक है। S16 ही इस सवाल का एसएन है, तो इसलिए हम इसको आगे S16 के फॉर्म में भी एसएन दे सकते हैं। इसलिए S16 इक्वल टू S16 हम क्यों लिखते हैं, इसका भी थोड़ा सा कारण हम बता देते हैं। S16 लिखने से बोलने का एक तरीका आपको आ जाएगा, जैसे एसएन इक्वल टू n/2, तो S16 बराबर 16/2 आएगा, ठीक है। तब आपको यहाँ से मतलब मान नहीं उठाना पड़ेगा कि n का मान कितना है, ठीक है। तो जो भी मान परिकलित होता है उस मान को ध्यान में रखना है। तो S16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट प्लस लास्ट का वैल्यू दिमाग में रखिए, फर्स्ट कितना है 5, लास्ट है आपका 50, एन का मान। तो 16/2 कट जाएगा, 8 इंटू हो जाएगा आपका 55, और गुना जब करते हैं तो 8 पंचे 40, 40 44, 440, और हम आंसर को उसी के पदों में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका आंसर आता, ये हो जाएगा आपका आंसर आपका हो जाएगा n इक्वल टू कितना निकला आपका 16, और s n इक्वल टू एस एन है, एस एन इक्वल टू 440, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा जिस तरह से रोमन 1 का सवाल बना है, इसी तरह सभी प्रश्नों पर हम बोलेंगे। एक बार बनाने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब आप इस नियम को देख लेंगे, शुरू में आप 10 सवाल को देखेंगे, लगेगा कि क्या पूछा है, कैसे निकलेगा, क्या होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसा सवाल दिमाग में आता है। लेकिन होगा क्या, आपके लिए बिल्कुल आसान सा सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रोमन 2 को देखिए। रोमन 2 में आपका क्या दिया है, मेरा डिमांड होगा पहले सभी सवाल से कि पहले ए का मान, ठीक है, पहले हमको सामान्य तथ्य जो है उसका मान ए एंड डी का मान देख लेना है। ए एंड डी के नहीं रहने के बाद अदर ऑप्शन जो है
अन्य विकल्प जो दिया गया है उसको लिखना है, क्योंकि उसी को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, उसी को चलाना है। तो यहाँ पर देखिए ये दिया है। ठीक है, रोमन 2 का सॉल्यूशन हम लिखते हैं। a इजकल टू आपका मान है 7 है। ठीक है, इसके बाद n आपका जो है वो डायरेक्ट नहीं है, n डायरेक्ट नहीं है, d भी नहीं है। देख लीजिए दिया है तभी आप देख लीजिए क्या दिया हुआ है, a बराबर 7, a 13 इजकल टू 35। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि n का जो मान है कभी n का मान डायरेक्ट रहेगा। डायरेक्ट कैसे, n बराबर 12, n बराबर 13, n बराबर 10, इस तरह से रहेगा, है ना। और दूसरे रूप में क्या होता है, कभी रहेगा a 13 बराबर आपका 35 जैसे दिया हुआ है, ये भी n का मान है। ये भी क्या है, n है ना, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या कितनी है, 13। और ये क्या है, 13वां पद है a 13। तो n जो है वो दो ढंग से लिखा रहेगा, n इजकल टू इतना डायरेक्ट हुआ और a 13 या an के फॉर्म में। तो यहाँ पर जैसे s 10 लिखा हुआ है, आप ये समझिए 10 क्या है, n का वैल्यू है। ठीक है, sn के फॉर्म में है। तो इस तरह से n डायरेक्ट नहीं है, तो डायरेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट हमें चाहिए, n का मान डायरेक्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर किसका मान है, a 13। तो n का मान डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरा जो खोज होगा वो इस तरह होता है, a है कि नहीं, d है कि नहीं, n है कि नहीं। तो a है लेकिन d और n डायरेक्ट नहीं, तो क्या है, a 13 बराबर आपका मान कितना है, 35। ठीक है, a 13 क्या है, a 13 का फॉर्म पता होगा, डाउन में जितना चीजें हैं a एंड d, डायरेक्ट a एंड d के अतिरिक्त सबका फॉर्म बनेगा डाउन से। और यहाँ पर a 13 का फॉर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 12d इजकल टू 35। और यहाँ पर a का मान रखेंगे तो d आ जाएगा, d का मान रखेंगे तो a आ जाएगा ना। तो यहाँ a का मान 7 रखते हैं, 7 प्लस 12d इजकल टू 35। राइट जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा, 12d इजकल टू 35 माइनस 7। ठीक, यहाँ पर d इजकल टू घटेगा 28/12, 4 से घटाइए, 4 तिया 12, 4 7 28, इसलिए d इजकल टू 7/3। किसका मान प्राप्त हुआ, d का। कैसे प्राप्त हुआ, कुछ भी मेहनत नहीं लगा, दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो d प्राप्त होता है जो दिया है उसी से। तो प्रश्न में देखिए d पूछा है, d आगे आंसर। इसके बाद क्या पूछा है, s 13। ठीक है, s 13 क्या है, सम ऑफ 13 पदों का योग है, सम ऑफ क्या 13 टर्म है ना, ये 13 पदों का योग है। तो योग जो होता है आपको पता है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पहले खोजना चाहिए। ठीक है, आसानी से बहुत जल्दी सवाल बनता है, लेकिन इसको हम समझा रहे हैं कि इस तरह से आपको कोई प्रॉब्लम बाद में नहीं हो। s 13 के लिए आपको a एंड d का फॉर्म, ठीक है, आपके पास d आ चुका है, a है यहाँ पर। s 13 में 13 क्या आपका n का मान है, तो क्या a एंड d का मान नहीं है, a एंड d का मान आपके पास है। तो जब a एंड d का फॉर्म लगाते हैं तो Sn बराबर आप फॉर्म देखिए, Sn इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो जब हम a एंड d के फॉर्म पर जाते हैं ना, तो Sn जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और जब हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को खोज लेते हैं, अगर दिया है तो ये Sn आसान हो जाता है। तो यहाँ पर S13 का अर्थ क्या हो गया कि 13 पदों का योग। तो बताइए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने पद है, 13 पदों का योग। इसका मतलब 13वां पद क्या हो रहा है, अंतिम पद बनने की स्थिति में है। तो क्या ये 13 अंतिम पद नहीं बना, तो ये 13 जब अंतिम पद हुआ तो एल का मान हो गया। तो इस तरह से हम अगेन क्या करते हैं, अगेन पुनः S13 इक्वल टू डायरेक्ट 13/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट a प्लस एल, n/2 इंटू a प्लस एल चल रहा है आपका। S13 इक्वल टू 13/2 इक्वल इंटू 1, a का मान कितना चल रहा है 7, 7 प्लस लास्ट कितना चल रहा है 35। इस तरह से 13 में 2 से नहीं कटेगा, 13/2 इंटू 35 7 दिया ना, 2 से कटाएंगे 21। और जब हम गुना करते हैं 13 का 13
13 गुना 26 27 273। इस तरह से हमें क्या प्राप्त होता आता, किसका मान पूछा था, डी और एस 13। तो डी का मान क्या निकला 7/3 और एस 13 का मान 273। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल प्रश्न संख्या 3 में आइए। प्रश्न संख्या 3 आपका चल रहा है। इसमें है आपका A12 इजकल टू, यहाँ प्रश्न देखिए A12 लिखा हुआ प्रश्न A12 = 37, D = 3 दिया है। सिर्फ दिया है तो देखना है, हम प्रश्न जो पूछा है उसको नहीं दिखा रहे हैं, उस पर कुछ भी बोलना ही नहीं है। और जो दिया है तो बताइए, आपको पता होगा 3 का सॉल्यूशन हम लिखते हैं। 3 के सॉल्यूशन में क्या लिखें, तो A12 = 37। क्या ये लिखना उचित होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि पहले हमें ये चाहिए, ए नहीं है कोई बात नहीं है, डी चाहिए। क्या डी का मान है कि नहीं? तो ये सामान्य तथ्य डी और एन, डायरेक्ट में डी और ए, एन और डी पहले रहेगा कुछ भी, तो इसको लिखना है। उसके बाद जो विशेष तथ्य के रूप में होगा उसको फॉर्म से चलाना है, उसको नीचे लिखना है। तो देखिए यहाँ पर डी का मान 3 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यार D = 3 दिया है। इसके बाद हम A12 को लिखते हैं, A12 = 37। ठीक है। बहुत छात्रों को लग रहा होगा इसमें पहले A12 दिया था बाद में D दिया था, नहीं, ठीक है, A12 दिया था, 12वां पद दिया हुआ था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ऐसे चीज़ों को पहले लिखना है जिसको एक्सप्रेस नहीं करना है, और जिसको एक्सप्रेस करना है उसको डाउन में। फिर सवाल उठता है, अगर 2 टर्म, 2 ऐसे चीज़ें दी गई हो जो दोनों का एक्सप्रेस करना पड़े, तो उसका भी हम रूल बताएंगे कि पहले किसको एक्सप्रेस करने से फायदा होगा, है ना। उसमें हम बताएंगे, ऐसा भी सवाल आएगा। तो यहाँ पर डी का एक्सप्रेस नहीं होगा, A12 का एक्सप्रेस, A12 का फॉर्म क्या बना है, 12वां पद का A + 11D होगा = 37, और डी का मान 3 रखते हैं यहाँ पर, A + 11 × 3 = 37। देखिए आसान सा सॉल्व हो जाएगा आसानी से। 11 × 33 = 37, या A = 37 - 33, इसलिए A = हो जाएगा 4। A का मान 4 निकल गया। आपने क्या देखा, A का मान 4 निकला, तो प्रश्न में देखिए क्या ये पूछा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर सवाल है A और S12 ज्ञात कीजिए। क्या A का मान आ गया? अब किसका मान चाहिए, S12। आपको पता चल गया होगा कि कितना सवाल आसान होता है। ठीक है, S12 के लिए मैंने बताया, ठीक है, कोई बात नहीं है, A एंड D का फॉर्म चलता है, लॉन्ग विधि से बनेगा। लेकिन S12 के लिए सबसे पहले हमें ये सोचना है कि ये सवाल आसानी से कैसे बन जाए। S12 के लिए 12वां पद ही अंतिम पद है, तो पहले देखना है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इसका है कि नहीं। तो 12 पदों योग के लिए फर्स्ट टर्म A का मान, लास्ट टर्म A12 L का मान कहलाएगा। तो क्या है, A12 का मान है कि नहीं, यहाँ देखिए। अब फर्स्ट टर्म A का मान प्राप्त हुआ है, तो S12 कैसे हो जाएगा, 12/2, जैसे Sn = n/2 × A + L होता है। ठीक है, तो यहाँ S12 बराबर हो जाएगा 12/2 × फर्स्ट कितना चल रहा है 4, और L कितना चल रहा है इसके लिए, यही L का मान है। इस हिसाब के लिए, इस प्रश्न के लिए 12 पदों के लिए 12वां पद ही अंतिम पद है, + 37 हो जाएगा। तो ये 2 से कट जाएगा, 6 × ये हो जाएगा 41, 6 से गुना कीजिएगा, 6 6 चौके 24, 246। आंसर शो करते हैं यहाँ से। अतः क्या हो जाएगा आपका, A = 4 निकला यहाँ पर, और S12 = 246। यही आपका हल हो गया। अगला प्रश्न है आपका 4, रोमन 4 में देखिए। रोमन 4 में आप देख रहे हैं कि A सर्च हम करेंगे A है कि नहीं, हम देख रहे हैं A नहीं है। ठीक है, रोमन 4 सॉल्यूशन हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ A नहीं है। क्या है पहले देख लेते हैं। A3 = 15 और S10 = 125 दिया है।
इधर तो देखना ही नहीं है क्योंकि ये पूछा गया है। तो हमें डायरेक्ट ए नहीं दिया हुआ है, ए नहीं है, ना तो एन है। एन इनडायरेक्ट में हमें दिख रहा है कहीं, जैसे एन अगर देखते हैं A3 में एन का मान 3 है, S10 में एन का मान 10 है। ये बार बार एन का मान चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको एन का मान नहीं दे रहे हैं कि एन बराबर इतना है। तो यहाँ पर देखना क्या है, डायरेक्ट के रूप में हम देख रहे हैं ए नहीं है, एन भी नहीं है और डी भी नहीं है। तो क्या है, तो जो भी अगर ऑप्शन है तो उसको तो एक्सप्रेस करना है। तो आप देखिए क्या दिया गया, पद अगर है तो पहले उसको एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। और अगर योग में है तो कभी कभार योग को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पद को एक्सप्रेस यहाँ पर अगर करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या चल रहा है, हियर A3 = 15, A3 = 15। तो अभी आप S10 को छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए। यहाँ पर A3 को चलाइए तो क्या हो जाएगा, A3 का फॉर्म क्या बना है, A + 2D = क्या हो जाएगा 15। तो आप क्या देखते हैं, यहाँ पर दोनों, ना तो A है ना तो D है, तो ना तो A और D का मान कुछ भी रख सकते हैं, तो यह एक समीकरण प्राप्त होगा। तो आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में पढ़ा होगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में प्रतिस्थापन विधि है, बीजीय विधि 3 ठो बना है, प्रतिस्थापन, विलोपन और बीजगुणन विधि। उसमें से प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी समीकरण में x का काल्पनिक मान निकालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, y के मान को राइट कर देते हैं। तो उसी तरह से इसको क्या करना है कि यहाँ पर प्रतिस्थापित राइट कर देना है d को, तो a का एक काल्पनिक मान प्राप्त होगा, वास्तविक मान नहीं होगा। तो अब वही मान अगर हम S10 में रखते हैं a का, ठीक है, तो आपका जो है वहाँ पर a का मान प्रतिस्थापित करके रखा चला जाएगा। तो इस तरह से आपका S10 से जो सॉल्यूशन आएगा तो आपका पता चलेगा कि यह सवाल आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, +2D राइट जाएगा, A = 15 - 2D, ठीक है। यह वास्तविक मान नहीं है, इसको हम समीकरण 1 लिख देते हैं। अब ऐसा देखना है आपको कि इसमें जो है कि जब D का मान आ जाएगा तो इसको इक्वेशन 1 मान करके रखिए, तो जब D का मान आ जाएगा समीकरण 1 में रख देंगे तो A का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, एक इसको प्रतिस्थापित करके A का काल्पनिक मान प्राप्त करके इसको छोड़ देते हैं। अब S10 को चलाते हैं, S10 अगेन क्या हो जाएगा, S10 = 125, ठीक है। S10 किस फॉर्म से चलेगा, तो यहाँ तो योग है, तो पदों का जो योग S10 है तो इसमें फर्स्ट एंड लास्ट नहीं दिया गया है, इसको ऐसे नहीं समझना है। S10 पूछा नहीं है, दिया हुआ है, इसका डाउन में फॉर्म A और D का ही अधिकांशतः लगेगा। तो S10 बराबर क्या होगा, तो सूत्र आपका Sn बराबर क्या बना था, n/2 × 2a + n - 1 × d, यही बना है। तो इसी फॉर्म को रखना है। S10 का इस फॉर्म से n d के फॉर्म पर रखते हैं। S10 = 10/2 n/2, S10 = 10/2 × 2a, 2a चल रहा है, तो देखिए 2a प्लस n-1, तो यहाँ n का मान 10 है, n का मान क्या चल रहा है 10, तो 10 - 1 × t = 125। अब देखिए इसमें S10 में n का मान 10 चल रहा था, तो n का मान आ गया और d का मान नहीं है, तो यहाँ लेकिन a का तो प्रतिस्थापन मान है, वास्तविक मान तो है नहीं, काल्पनिक के रूप में है, तो a का मान हम रखते हैं। तो 10/2 आपका क्या हो जाएगा 5, 2 × a का मान कितना रख देते हैं, देखिए 15 - 2d और प्लस ये घट करके कितना बचेगा 9d = 125। होल के साथ ये 5 गुना है, तो राइट कर देते हैं इसको। लेफ्ट में आपका मान कितना बच रहा है, 15 × 2 = 30 - 2 × 4d + 9d, 9d के साथ तो गुना नहीं है ये 2, तो बराबर हो जाएगा आपका 125/5,
यहाँ से गुना 5 बटा में आएगा और ये आपका कट जाएगा 25 बार में। अब देखिए यहाँ संख्या मान आपका 30 है और यहाँ पर वेरिएबल डी है, तो 9d में 4d घटा तो 5d बराबर 25 और प्लस 30 जगह तो माइनस 30। ठीक है, तो यह आपका d बराबर मान हो जाएगा, घटेगा तो -5 और गुना 5 गया तो बटा 5 और ये कट जाएगा तो 1 -1 बचा, इसलिए d बराबर हम लिख सकते हैं -1। ठीक है, तो यहाँ पर d का मान प्राप्त हुआ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को एक्सप्रेस किया गया। अब ये सवाल उठता है, मैं पहले बोला था कि कभी कभी एक्सप्रेस करने में आपको थोड़ा सा लगेगा कठिन, तो जब दोनों को एक्सप्रेस करने की स्थिति आए तो किसी एक को एक्सप्रेस करने में एक प्रतिस्थापन, एक काल्पनिक मान प्राप्त करना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, क्योंकि अगर कोई पद दिया रहेगा, दो ही चीज दिया रहेगा, या तो कोई पद दिया रहेगा या तो पदों का योग दिया रहेगा। क्लियर, या तो कोई पद दिया रहेगा या तो पदों का योग। हम पदों के योग को भी एक्सप्रेस करके इसको बढ़ा सकते थे, तो यहाँ जब इसको एन डी से बढ़ाते, एन का मान था तो ए डी बनता। समझिए इसको, S10 में क्या है, S10 में n का मान 10 है, तो S10 बराबर 10/2 × 2a प्लस यहाँ n-1 तो नहीं होगा, 10 - 1 होगा इंटू डी। तो आप इस लाइन को देखिए क्या एब्सेंट है, ए और डी एब्सेंट है कि नहीं। अगर ठीक है ए और डी, ए का मान हमारे पास काल्पनिक नहीं होता कोई बात नहीं है, अगर नहीं होता तो क्या होता, एडी के फॉर्म में एक समीकरण प्राप्त होता, तो एडी के फॉर्म में जब समीकरण प्राप्त होता तो हम डी को राइट कर देते, तो ए का क्या होता है, काल्पनिक मान प्राप्त हो जाता। जैसे पद को चलाने से, A3 को चलाने से आपको ए का एक काल्पनिक मान प्राप्त हुआ है, उसी तरह एस को भी चला करके ए का एक काल्पनिक मान प्राप्त करते, तो एस को योग को चलाकर जब प्रतिस्थापन विधि से ए का मान प्राप्त करते तो उसको A3 पर रखते, और A3 को चला करके जब प्रतिस्थापन विधि से मान प्राप्त कर रहे हैं तो उसको S में रखना है। मतलब पद से अगर मान काल्पनिक प्राप्त हो रहा है तो वह मान S में रखना है, योग में रखना है, योग से अगर प्राप्त होता है तो पद में रखना है। सीधी सी बात है, तो पद को चला करके हम आसानी से ए का काल्पनिक मान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पदों का फॉर्म एडी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद तो आपका किसका मान प्राप्त हुआ, d = -1। तो देखिए आपका प्रश्न क्या था, क्या प्रश्न है, d का मान ज्ञात करने के लिए d आ चुका है, अब बचा a10 का मान चाहिए। अब a10 जो है क्या आपको पता होगा, a10 कैसे प्राप्त होगा, तो a10 का मतलब हुआ 10वां पद, तो कोई भी पद ad का फॉर्म लेगा, a + 9d होगा, ad के फॉर्म से चला जाएगा, तो ए का मान प्राप्त करना जरूरी है यहाँ पर। तो ए का मान कैसे प्राप्त होगा, समीकरण 1 में इस डी का मान रख देते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं कि 9, अब 9 गुना हुआ, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर समीकरण 1 चल रहा है आपका कितना, a बराबर 15 - 2d, या a बराबर हो जाएगा 15 - 2 × -1 निकला है, इसलिए या a हो जाएगा आपका 15 + 2 - प्लस हो जाएगा, a बराबर 15 × 2 17। ए का मान प्राप्त हुआ, ए का मान जरूरत है, डिमांड कर रहा है कि हाँ 10वां पद एडी के फॉर्म में आएगा, इसलिए a10 बराबर हम लिखेंगे, a10 बराबर a + 9d। ए का मान कितना आया अभी 17 + 9 × d का मान -1, तो 17 - 9 हो जाएगा, 9 का 9 का होगा 8 बचा। अतः आंसर हम शो कर सकते हैं, अतः d = पहला d पूछा है तो d = -1 और a10 = आपका 8, यही आपका प्रश्न था। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 में इसी तरह से आपको अगला सवाल 5 का भी है, तो आपको ये सवाल मिला, तो पहला सवाल मिला जिसमें
आपको कोई भी सामान्य तथ्य दिया हुआ नहीं था और दोनों को मैंने एक्सप्रेस किया, दोनों विशेष तथ्य के रूप में था। ठीक है, तो जब आप इस सवाल को बना लिए तो आपके लिए प्रश्न संख्या 10 तक में कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि जिसको आप आसानी से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, मैंने जो बोला है इसको आप ध्यान में रखिए। इसके बाद आप अगले सवाल को देखिए। ठीक है, एक कोई पार्ट मतलब दिया हुआ जो ऑप्शन है, जो भी विकल्प दिया हुआ है, इसमें जो है कोई भी एक ही मान चलता है, लगभग एक्सप्रेस होता है अधिकांश सवाल में। ठीक है, और कुछ सवाल है ऐसा जिसमें दोनों को एक्सप्रेस करना है। जब दोनों को एक्सप्रेस करने की बारी आएगी तो समीकरण प्राप्त होगा ही ऐसा। ठीक है, आप देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 5 का सॉल्यूशन, यहाँ d बराबर 5 है। चलिए, जनरल सामान्य तथ्य आपका d = 5। ठीक है, हम a एंड d को पहले कहीं भी किसी को लिख सकते हैं क्योंकि ये तो एक्सप्रेस होगा नहीं। चलिए d बराबर 5 है। s 9 = 75 दिया है, इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं दिया, ये तो प्रश्न पूछा गया है। अब s 9 बराबर 75 है, तो s 9 बराबर 75 है, तो s 9 बराबर 75 यही दिया हुआ है। s 9 कैसे चलेगा, तो s 9 चलेगा वो इसी फॉर्म से, a एंड d के फॉर्म से 9/2 इंटू 2a प्लस 9 - 1 इंटू d का मान 5 = 75। आपको सूत्र कंफर्म रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है SN का जो सूत्र है A एंड D का, वो कंफर्म होना चाहिए क्योंकि हम सूत्र को लिखने से के वक्त ही हम उसका वैल्यू बैठाते हैं। क्योंकि S9 SN है, SN बराबर n/2 होता है, तो S9 = 9/2 2a का मान भी हम यहाँ रख देते, लेकिन ये था ही नहीं। उसके बाद प्लस n - 1, n का मान 9 है, 9 - 1 इंटू d, n - 1 इंटू d होता है, d का मान 5 है, 5 बैठा करके चलेंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो यहाँ देखिए इसमें एक ही वेरिएबल बचा है ये। तो अगर आप इसको सॉल्व कर देते हैं, हल कर लेते हैं, तो आपका a का मान प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए इस लाइन में सिर्फ एक वेरिएबल, एक चर मान ये है। तो देखिए सवाल में पूछा है a का मान ज्ञात करें। तो इसको कैसे हल करना है, तो देख लीजिए कुछ सवालों को हल करने के लिए n/2 का वैल्यू ही राइट जाता है। अगर वो कट जाता है तो आसानी से हल हो जाएगा, अगर नहीं कट रहा है तो राइट जाएगा। तो इसको ऐसे समझिए, राइट में जाएगा तो बटे में जाएगा क्योंकि गुना है, या अगर गुना को गुना के रूप में राइट में लिखना चाहते हैं, सुन लीजिए, गुना को गुना में लिखना चाहते हैं तो इसको क्या करते हैं, अंश को क्या करते हैं, उलट देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2a प्लस 9 में 1 घटाता 8, 8 × 5 = 40 = 75 इंटू गुना में लिखें, या ऐसे समझिए बटे क्या आएगा, 9/2 है तो 5 चला जाएगा ऊपर। तो इसी तरह से हम अगर बोल रहे थे 75 गुना में लिखते हैं 9/2 को, तो 2/9 लिखा जाता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आप हल कीजिए, 3 × 3 = 9, 3 से 25, ठीक है, या 2a प्लस 40 = 25 गुना 50/3, 40 राइट जाएगा, 2a बराबर 50/3 - 40, एलसीएम होगा, 2a = एलसीएम 3 हो जाएगा, 50 - 4 × 12 120, 40 क्या हो जाएगा, या 2a = 120 में 50 घटेगा तो -70 बचेगा, -120 है बटे 3 गुना 2 बटे में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका a, या a = आपका मान हो जाएगा -70/3 चल रहा है और बटे में 2 चला जाएगा। ठीक है, 2 से कटाते हैं तो 35 गुना 70, इसलिए a = -35/3। तो आपका प्रश्न यही था, a का मान। अब है आपका an का मान। ठीक है, दूसरा पार्ट में क्या पूछा है, an क्या है, 9वां पद, a + 8b, तो a का मान आ गया, d का मान है ये,
A9 का मान हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब 9 चाहे अगेन लिखते हैं, अगेन A9 इक्वल टू A प्लस 8D। ए का मान चल रहा है आपका -35/3 प्लस 8 गुना डी का मान कितना चल रहा है 5 बराबर -35/3 प्लस 8 × 40। एलसीएम आपका 3 होगा, -35 प्लस 40 किया 120, और 120 में जब हम 35 को घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है 85, क्योंकि 10 में 5 जाए 5 होगा, 11 में 3 जाए 8 प्लस चिन्ह रहेगा 85/3। और अब हम आंसर लिखेंगे, शो करेंगे तो पहले ए का मान और एन का मान, ए का मान और ये 9 का मान। ठीक है, ए का मान कितना निकला -35/3, इसका मान निकला ए9 का 85/3 हो गया। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न जो है वो आपका है प्रश्न संख्या 6। इसका इसमें ए है, डी है ना, और एस एन है। तो यह सवाल तो बिल्कुल आसान है। ए है, डी है, बहुत देर के बाद ए और डी का मान हमारे पास है ना, तो आसान सा सवाल है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 का सॉल्यूशन हो जाएगा आपको ईयर ए बराबर 2, डी बराबर 8 और एस एन बराबर 90। ठीक है, एस एन बराबर 90। यहाँ पर एस एन इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पर एन एब्सेंट है। एस एन बराबर 90, तो एस एन का जो फॉर्म होगा अब आपको पता चल गया होगा कि ए और डी है, तो एन जो है वह नहीं है। तो देखिए एन पूछा है, तो वह एन कहाँ से प्राप्त होगा एस एन से। एस एन को एक्सप्रेस करना है, इसका फॉर्म एन डी का लगेगा क्योंकि ए डी है ना। और हम एस एन को दो तरह से एक्सप्रेस, फर्स्ट और लास्ट से, लेकिन फर्स्ट और लास्ट टर्म पद नहीं मालूम है। एस एन का फॉर्म क्या हो जाएगा n/2 एब्सेंट है ना, इंटू 2a, ए का मान कितना है 2a हो गया, प्लस n-1, n एब्सेंट है n-1 इंटू डी का मान कितना 8 इक्वल टू 90। ठीक है, इसको आप हल कीजिए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको जो सॉल्व करना है, चूंकि यहाँ पर n एब्सेंट हो गया, तो जब n एब्सेंट रहेगा तब तो अधिकांश जो सवाल होगा n का जो मान निकलेगा, तो यहाँ जो होगा एक द्विघात समीकरण बनने की स्थिति बन रहा है। देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ संख्या मान रहता है, कट जाता है, राइट भेज देते हैं, तो यहाँ राइट भेजना नहीं है। इसको सॉल्व कैसे करना है, तो n/2 इंटू 2 दूना 4 प्लस 8 गुना है 8 है ना, -8 गुना है 8 इक्वल टू 90। अब देखिए ये n/2 इंटू 8 है, पहले प्लस 8 है और -8 में 4 घटेगा तो -4 इक्वल टू 90। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राथमिकता दिया गया किसको, वेरिएबल n को। तो यहाँ n/2 को दोनों से अलग अलग गुना करके हम सॉल्व दिखाते हैं। तो देखिए n/2 को हम लिखते हैं 8n से गुना, तो 2 × 8 4 हुआ, n गुना n² तब बताइए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो गया 4n² माइनस n/2 को आप देख लीजिए 4 से गुना करके, समझ में आ गया होगा। n/2 इंटू 4 2 दूना 4 2n माइनस 2n इक्वल टू 90। लेफ्ट 90 आएगा तो 4n² माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। इस समीकरण में क्या करते हैं, द्विघात समीकरण है ना, फॉर्म x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। मध्य पद को क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे है ना। इसके बाद लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि कॉमन आने की स्थिति बना हुआ है। कितना कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 कॉमन लेने से आपका क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लिए तो कितना बच गया आपका 2 गुना 2 2n² माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, सिर्फ n बचेगा -2 45 बचे, 45 दूना 90 इक्वल टू 0। जो कॉमन आएगा राइट में 0 रहेगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि बटन 2 जाएगा 0/2 0 हो जाएगा। राइट में 0 होने की स्थिति में जो कॉमन आता है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट में क्या बचा 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0, या मध्य पद का बंटवारा तो 2n² माइनस
बंटवारा के लिए देखिए AC का गुणनफल 45/90 हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद C का चिन्ह निगेटिव है, बंटवारा जो होगा वह मध्य पद से एक एलिमेंट कोई भी टर्म में एक बड़ा होगा, पद बड़ा होगा और चिन्ह विजातीय हो जाएगा, ठीक है। इस स्थिति में एक n प्राप्त करने के लिए कोई दो क्रमागत पद लेना है, तो यहाँ पर 10 और 9 का क्रिया होगा, ठीक है। तो माइनस में 10n होगा और प्लस में 9n विजातीय चिन्ह लेकर होगा -45। इसमें मैंने बता दिया है, जिसको द्विघात समीकरण का मध्य पद का बंटवारा करने का नियम आता होगा वो आसानी से इसको कर लेगा। इसमें कॉमन लेते हैं 2n, यहाँ बचेगा n-5 प्लस 9 कॉमन आएगा n-5 = 0, या n-5 एक पार्ट पुनः कॉमन आता है, बचा दोनों पार्ट में क्या बचा है, लेफ्ट यहाँ बचा 2n, यहाँ बचा 9 = 0, ठीक है। इसके बाद फैक्टर के दोनों पार्टों का वैल्यू 0 लिखते हैं, एक n-5 = 0, और यहाँ हम अगेन लिख सकते हैं, पुनः अगेन क्या लिख सकते हैं 2n प्लस 9 = 0, ठीक है। इसलिए n = -5 + 5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा, इसलिए n बराबर -9 प्लस है तो और गुना 2/2 हो जाएगा, और ये n का मान ये संभव हो जाएगा, पॉसिबल होगा, और ये माइनस का जो मान होगा वो असंभव होगा, क्योंकि ये n का नेचर जो है आपको पता होगा n = नेगेटिव, है ना। n का मान कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं हो सकता है, नेगेटिव मान नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं होता है। n का मान जब भी होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है ना, तो इसमें धनात्मक पूर्णांक कोई होना चाहिए, ठीक है। n का मान क्या आ जाएगा आपको -9/2 संभव हो जाएगा, और n का मान 5 संभव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ n का मान पूछा था, ठीक है। तो सवाल था आपका n का मान पूछा गया था, तो n का मान आ गया। अब सवाल उठता है an का मान कैसे आएगा। तो an का जो मान होगा आप देख लीजिए, इसको जो है an का मान ज्ञात करने के लिए हम an का फॉर्म लेंगे डाउन में, क्योंकि अब हमारे पास a है, d है और n है, n का मान 5 है, तो an का मान प्राप्त हो जाएगा। तो an बराबर क्या हो जाएगा, देखिए an बराबर अगेन an बराबर a प्लस n-1 × d। हमारे पास सब मान है, a भी है, n भी है और d भी है। a कितना था 2 प्लस n कितना आया, अभी n का मान प्राप्त हुआ था 5 संबंध में, तो 5 - 1 × d कितना था 8 हो गया। 2 प्लस घटेगा 4 × 8 हो जाएगा ये, तो 2 प्लस 8 × 4 32 जो 2 कितना हो जाएगा 34 निकल गया। तो इसलिए आपका कितना मान प्राप्त हुआ n का मान, तो आता हम लिख सकते हैं कि n = आपका मान 5 संभव में आया था, और an का जो मान है वो 34, ठीक है। यही आपका आंसर हुआ। तो आपने देखा कि 6 प्रश्न मैंने लिखा था, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और आप 10 तक इसके 10 तक के प्रश्नों को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगले वीडियो में हम पुनः प्रश्न संख्या 7 से लेकर के 10 तक को सॉल्व करके दिखाएंगे, और आज के वीडियो को देखने के बाद आप उस 7 से लेकर 10 तक के सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। हमें पूरा विश्वास है आपसे अधिकांश सवाल सॉल्व हो जाएगा। नहीं होने की स्थिति में एक बार हमेशा याद रखिए, एक बार आपको प्रश्न जो है किसी भी छात्रों को देखना पड़ता है। जब एक बार किसी भी सवाल को देख लेते हैं तो जो भय होता है छात्रों के मन में, जो भय होता है कि जिस प्रश्न को मैंने कभी नहीं बनाया उसको हम कैसे बना सकते हैं, ऐसा होता है। अधिकांश छात्रों को लगता है कि हमसे कोई भी सवाल, नया जो सवाल है वो नहीं बनेगा। ऐसा कोई बात नहीं है, आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। हाँ, ऐसा होगा कभी कभार जो है आपको इसी 6 सवाल में मैं ये बोल देता हूँ कि इसके अतिरिक्त अन्य कोई टाइप नहीं होगा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई टाइप सवाल में नहीं है। सब कुछ आपके सामने है, आपने देखा। सिर्फ एक सवाल आया जिसमें 2 विशेष तथ्य था,
जिसको आपने एक्सप्रेस किया, एक समीकरण AD के फॉर्म में आया, A का प्रतिस्थापन मान प्राप्त हुआ। दूसरे विशेष तथ्य में जो दिया हुआ था SN का मान था, उसमें आपने A का मान रखा तो D का मान प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या देख लीजिए, यह आपका प्रश्न संख्या 4 था। ठीक है, तो आपको अधिकांश जो सवाल है वो इस बात पर निर्भर कर रहा है A, N और D, ये 3 चीज़ों में से कोई ना कोई एक चीज़ तो दिया ही रहेगा मैक्सिमम, तो फिर कहीं कुछ भी भारी नहीं होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 में A और D है, प्रश्न संख्या 2 में A है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कुछ भी नहीं है। प्रश्न संख्या 3 में आइए, A12 और D है तो D है कि नहीं। प्रश्न संख्या 4 में A3 और S10 है, सिर्फ इसी में A एंड D कुछ भी नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 में D है, प्रश्न संख्या 6 में A है, D है, तो फिर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही, थैंक यू।